everyone, this is Dr. Ami from Divine 9 Pregnancy Studio. Welcoming you all. आज हमारा एक स्पेशल लाइव सेशन है. See what I feel in my practice, what I feel in my this journey, medical journey. प्रेगनेंसी से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है, ज्यादा शायद मदर उसके साथ सफर करती है. तो आज हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन, राइट. इसके लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट है डॉक्टर प्राची शाह. शी इज MD pediatrician practicing since 11 years at Vraj Clinic, Sabarmati. She is international certified lactation consultant practicing since last 7 years at New Clinic, Thaltej. अगर उसके बारे में ज्यादा, उसकी अचीवमेंट के बारे में ज्यादा बताऊंगी तो हमारा पूरा सेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा. लेकिन वो आज हमारे साथ शेयर करेंगी ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद न्यू मॉम्स की जो प्रेगनेंसी मदरहुड जर्नी है उससे बहुत बेनिफिट होगा, कंफर्टेबल होगा, वो उनकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी. तो वेलकम डॉक्टर प्राची. थैंक यू डॉक्टर अमी. स्टूडियो टू अवर चैनल डिवाइन 9 प्रेगनेंसी स्टूडियो. तो पहले तो आप ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स बताइए कि मदर पॉइंट ऑफ व्यू और बेबी पॉइंट ऑफ व्यू क्या बेनिफिट्स होते हैं. ओके, अगर मैं बात करूं बहुत क्या बोले नाइस एंड क्रिस्प अगर आपको मैसेज देना चाहूं तो आई वुड से ब्रेस्ट फीडिंग इज इजी, इकोनॉमिकल एंड इको फ्रेंडली. ठीक है, अब इजी क्यों है तो हम अगर मदर की बात करते हैं सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर हर. ठीक है, कहीं पे भी वो है, बेबी उनके साथ है, कुछ उनको एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना है, कुछ स्टरलाइजेशन का ध्यान नहीं रखना है. इट इज़ रेडी टू यूज़, हमेशा रेडी है, सब कुछ करेक्ट न्यूट्रिशन, करेक्ट टेम्परेचर, सब कुछ करेक्ट है. सो ये मदर का फ़ायदा है. ठीक है, इसके एड ऑन मदर्स के क्या बेनिफिट है. सो ब्रेस्ट फीडिंग जितना जल्दी स्टार्ट होता है, आप एज ए गायनेकोलॉजिस्ट भी काम कर रही हैं, असिस्ट कर रही हैं अपने हस्बैंड को, तो आपको पता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज जो है वो कितना ड्रेडेड चीज़. ठीक है, सो ब्रेस्ट फीडिंग से पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस कम हो जाते हैं. ब्रेस्ट फीडिंग से आपकी नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिले हो जाती है, तो आपका ब्लड लॉस कम हुआ, आपको अनीमिया कम हो गया. ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आपका नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है. ब्रेस्ट फीडिंग से नेचुरली आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, सो उससे आपका प्री प्रेगनेंसी वेट अचीव करने में बहुत हेल्प होती है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उसके सामने भी प्रोटेक्शन देता है. अब ये प्रोटेक्शन कैसा है, अब जितना लंबा ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा. सो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव थिंग दैट इज हैपनिंग. ठीक है, सो ये हुआ मम्मी के लिए. अगर बच्चे की बात करें तो इट इज़ कंप्लीट फूड. ठीक है, उसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है, उसको आपको फैट्स मिल रहा है, विटामिन्स मिल रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक लाइव फ्लूइड है. लाइव मतलब उसके अंदर लाइव सेल्स है. कोरोना के बाद हम सबके एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी ऑलमोस्ट अब सबको उसमें सब कुछ पता ही चल गया है, राइट. सो ब्रेस्ट मिल्क एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लाइव वाइट ब्लड सेल्स है, जिसके अंदर लाइव एंटीबॉडीज़ है, इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स है बच्चे के विकास के लिए. ठीक है, सर्वांगी विकास के लिए आई वुड से कि आप उसके अगर बेनिफिट देखें तो सर से लेके पाँव तक बेबी को उसका बेनिफिट है. बेबी में भी बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ेस जो मेटाबॉलिक डिजीज़ेस हम बोलते हैं कि हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या कुछ कैंसर्स हैं बच्चों के, उसके सामने भी बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट रूटीन डायरिया है, आपका एयर इन्फेक्शन है, आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इन सब से तो प्रोटेक्शन मिलता ही मिलता है. नाउ दैट कम्स टू मदर बेबी. अगर मैं ब्रॉडर टर्म पे बात करूँ तो सोसाइटी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. ब्रेस्ट फीडिंग होगा ज़्यादा तो बच्चे कम बीमार पड़ेंगे. ठीक है, तो मेडिकल बर्डन जो है, मेडिकल एक्सपेंस का बर्डन है जो सोसाइटी पे वो कम हो जाएगा. ठीक है, प्लस ब्रेस्ट फीड बच्चे जो हैं उनका IQ लेवल ज़्यादा रहता है. सो अगेन दे विल contribute to society. Yes, they will contribute to society. So breastfeeding is like उसमें, और ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है. कुछ फैंसी चीज़ नहीं चाहिए, कुछ फैंसी मशीनरी नहीं चाहिए. सो इट इज़ ईजी, इकोनॉमिकल एंड इको फ्रेंडली. जैसा अभी फैशन चल रहा है इको फ्रेंडली का, तो कंप्लीट पैकेज है.
या वेरी ट्रू सो मदर्स क्या कभी कभी ऐसा होता है कैरियर की वजह से या और कोई रीजन की वजह से कुछ मॉम्स ऐसा सोचते हैं कि नहीं इट्स ओके अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते या जल्दी क्विट करवा देते हैं तो इट्स नॉट ओके, सो इट्स वेरी हेल्पफुल कंप्लीट पैकेज फॉर यू एंड फॉर योर बेबी, राइट? ओके, प्राची आप बताओ कि जो न्यू मॉम्स है वो अपने बॉडी को कैसे प्रिपेयर करती है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए? सी एज मैंने पहले भी जैसे अभी बात की कि ऐसी एक्स्ट्रा कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, बट येस व्हाट यू कैन डू एंड द बेस्ट टाइम टू डू इज आपका एंटीनेटल पीरियड। आजकल सब बहुत अवेयर हो गए हैं, लाइक यू गो फॉर योर योगा क्लासेस, प्रीनेटल योगाज, यू गो फॉर योर गर्भ संस्कार, राइट? सो इसके साथ साथ यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है? आप किसी लैक्टेशन कंसल्टेंट को मिलके एक एंटीनेटल कंसल्ट प्लान कर सकते हैं। नाउ एक प्रश्न होगा ना कि भाई बेबी को आने में तो अभी देर है, तो एंटीनेटल कंसल्ट अभी से क्या, मतलब ज़रूरी नहीं है, यू नो, घर के बड़े बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत नेचुरल सी चीज़ है। सी व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस 7 years बैक, तो वो दादी और नानी आएंगे ना तो दे वुड लाइक रियली गेट एस्टोनिश्ड, अरे इसके लिए भी कोई डॉक्टर होता है, बिकॉज इट इज सो नेचुरल, इट इज, यू नो, इट इज अ स्किल, सो नेचुरल है। बट अगेन नेचुरल है पर एक स्किल है जो दोनों को सीखना है, मम्मी को भी और बेबी को भी, ठीक है? सो सबसे बेस्ट पीरियड है व्हाट अ मदर कैन डू, ऐसे स्पेशली प्रिपरेशन नहीं, बट येस शी कैन लर्न अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, उसके स्किल्स के बारे में लर्न कर सकती है, शी कैन रीड गुड बुक्स अबाउट इट, यू नो, इन अ वे शी इज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ। और एंटीनेटल पीरियड बेस्ट इसलिए है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको वो प्रोसेस कर सकती है, कुछ डाउट है तो वो किसी के साथ डिस्कस कर सकती है। पोस्ट डिलीवरी क्या होता है, बेबी आ गया है, सारा सिचुएशन ही चेंज हो जाता है, सारा डायनामिक, सारा इक्वेशन चेंज हो जाता है। सो एंटीनेटली आई वुड सजेस्ट read about breastfeeding, get an antenatal lactation consult done, so that is the best way that you can prepare yourself for breastfeeding. Okay, let me know कि what is the ideal time for first feed after delivery? Okay, as early as possible. Okay, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी है तो मतलब जो मदर है शी इज ऑल इन हर सेंसेस, तो एज सुन एज बेबी इज डिलीवर्ड बेबी को ब्रेस्ट पे रख दो, ठीक है? ये लेटेस्ट कंसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड ब्रेस्ट क्रॉल। तो आप सिर्फ बेबी को अगर मम्मी के एब्डोमेन पे रख देंगे, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में पॉसिबल है, सो विद इन एन आवर बेबी खुद चल के ब्रेस्ट को ढूंढ लेगा और अपने आप से अटैच हो जाएगा। वाओ, ठीक है? आप YouTube पे या आप गूगल पे सर्च करें ब्रेस्ट क्रॉल के, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है? सो दिस इज वन थिंग दैट वी कैन डू। दूसरा, अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो भी ये पॉसिबल है, ठीक है? बेबी को एब्डोमेन पे नहीं रखना है पर थोड़ा सा ऊपर आप रख सकते हैं। सो इवन विद सिजेरियन डिलीवरी एज अर्ली एज पॉसिबल, लाइक आई हैव सीन क्लाइंट्स और जो मुझे मिल के गई हैं मदर्स, कि उन्होंने अपना फर्स्ट फीड ओटी टेबल पे ही करवाया है। फॉर दैट मैटर इवन मैंने खुद अपना फर्स्ट फीड ओटी टेबल पे करवाया है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। द थिंग इज दैट जैसे मैंने बोला कि आपको एक पहले से एंटिसिपेट करना है। सो व्हाट यू कैन डू इज आप एक एंटीनेटल कंसल्ट लिए, आप अपने गायनिक के साथ कंसल्टेशन करें, उनको लूप में रखें। यू हैव अ बर्थ कंपेनियन मतलब कोई एक, कुड बी योर मदर, कुड बी योर मदर इन लॉ, सिस्टर, कोई भी एक फीमेल अटेंडेंट जो आपके साथ थ्रू आउट आपके बर्थ में रहेगी। तो स्पेशली विद CS डिलीवरी, सो शी कैन असिस्ट यू विद द ब्रेस्ट फीडिंग पार्ट। तो एज अर्ली एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश होना चाहिए, एटलीस्ट बेबी को ब्रेस्ट पे तो रखना ही चाहिए। ओके, सी सेक्शन में क्या होता है कि यूजुअली प्लान सीजर है तो NBM होता है, पेशेंट ने एटलीस्ट 12 घंटे से कुछ जी खाया पिया नहीं है, राइट? और आफ्टर सी सेक्शन अगेन 12 आवर्स दे शुड बी NBM, राइट? तो इस केस में हमने ऑब्जर्व किया है कि यूजुअली फीडिंग एस्टैब्लिश नहीं होता, देन हाउ अ मदर कैन डील विद इट? ओके, सी पहली चीज है कि ब्रेस्ट जो मिल्क बनाना शुरू करते हैं ना, दे स्टार्ट मेकिंग मिल्क फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर इटसेल्फ। मतलब नेचर या भगवान, आप जो भी नाम दे उन्हें, उन्होंने सब कुछ इतना वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस किया है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। नाउ जैसे आप जानते हैं कि जो इनिशियल मिल्क है उसको हम कोलोस्ट्रोम बोलते हैं, ठीक है? नाउ दैट कोलोस्ट्रोम का क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है? क्वांटिटी कम रहेगा, आप एक्सप्रेस करेंगे
तो वो इजीली एक्सप्रेस भी नहीं होगा बिकॉज इट इज वेरी स्टिकी टाइप ऑफ थिंग, राइट? बट इट इज हाईली न्यूट्रिशियस, मतलब वो उतने में भी इट इज सफिशिएंट टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बेबी। ठीक है। सो जैसे आपने बताया सी सेक्शन है, मतलब एनबीएम तो एक बात है, साथ में मदर का पेन भी एक चीज है, ठीक है। उसकी रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी भी एक चीज है कि आप फर्स्ट 4 आवर्स तो आप सीधा लेटे हैं, उसके बाद यू आर अलाउड टू टर्न, फिर नेक्स्ट डे आप शायद बैठ पाते हैं, एंड दैट टू वेरीज विद मदर टू मदर। सबका पेन टॉलरेंस कैपेसिटी अलग रहता है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन ऑल दीज इयर्स। सो द थिंग इज दैट कि जितना बेबी लैच करेगा, बेबी लैच मतलब मदर के ब्रेस्ट को अच्छे से अपने मुंह में लेके सक करेगा, उतना उसका मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जल्दी स्टार्ट होगा। और कोलेस्ट्रॉल तो ऑलरेडी बना हुआ ही है, तो वो कोलेस्ट्रॉल बेबी को मिलना शुरू हो जाएगा। एट टाइम्स आई हैव सीन कि हम हाथ से दबा रहे हैं तो उतना इजीली मिल्क नहीं आ रहा है, पर अगर बेबी सक कर रहा है उसके बाद आप देखेंगे तो मिल्क एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। सो मिल्क इज ऑलरेडी देयर, हमको सिर्फ बेबी को वहाँ पे रखना है और बेबी से लैच करवाना है। ओके, सो एटलीस्ट अगर मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है नहीं हुआ है दैट इज सेकेंडरी थिंग, लेकिन सीजर के बाद ही बेबी को लैच तो डेफिनेटली करवाना है। अगर मैं बोलूँ उसका एक और फायदा है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जैसे पिछला जमाना या पिछले कुछ साल देवर ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स आउटडेटेड हो रहे हैं, अब जो जमाना है वो प्रोबायोटिक्स का है। आपने सुना होगा कि हर एक बीमारी में अब उनका इम्प्लीकेशन हो रहा है। तो हमारा जो पेट होता है उसमें हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। अब वो हेल्दी बैक्टीरियाज ना सभी के लिए यूनिक होते हैं, जैसे मेरी और आपकी फिंगरप्रिंट हम लोगों के लिए यूनिक है, वैसे ही हमारे पेट में जो एंटीबैक्टीरिया होते जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोबायोटिक्स हेल्दी बैक्टीरिया, वो भी यूनिक होते हैं। अब जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके गट में कुछ भी नहीं होता है, उसके पेट में। अब वो बैक्टीरिया सारे कहाँ से लेगा? आसपास से लेगा, ठीक है। आप उसको तुरंत अगर मम्मी के ब्रेस्ट पे रखते हो, कोलेस्ट्रॉल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, पर मम्मी के स्किन के हेल्दी बैक्टीरिया भी उसको मिलेंगे, ठीक है। सो इन दैट वे उसका गट यानी उसका पेट सारे हेल्दी बैक्टीरिया से हो जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सिजेरियन डिलीवरी। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चा जो बर्थ कैनाल से निकलता है तो वो वहाँ के बैक्टीरिया लेता हुआ आता है। सिजेरियन तो टोटल स्टेराइल प्रोसीजर है, हमने ऐसे करके बेबी को निकाला है। तो वो जितना मम्मी के स्किन पे रहेगा उतना उसको ये हेल्दी बैक्टीरियाज मिलेंगे और उतना उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। मतलब उसका जो डाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव तभी से होने लगता है। बिल्कुल 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 तभी से। सो इट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। ओके, व्हाट इज गुड लैच? प्राची, जो आपने लैच बताया वो क्या है? ओके, सो ब्रेस्ट फीडिंग पूरा है ना, आई से 99% इट इज अबाउट लैच। ओके, नाउ व्हाट इज लैच? लैच इज बेबी कैसे ब्रेस्ट को अपने मुंह में पकड़ता है, ठीक है। somehow हमारा कल्चर दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस 7 years also is very much obsessed with the nipple, कि निपल नहीं है तो लैच नहीं होगा, निपल नहीं है तो प्रॉपर बेबी ले नहीं पा रहा है, ठीक है। नाउ आइडियली बेबी को बड़ा मुंह खोल के जो एरियोला यानी आपके ब्रेस्ट में एक निपल है द प्रोजेक्टेड पार्ट, ठीक है, उसके सराउंडिंग जो काला भाग है एरियोला, वो उसे अपने मुंह में लेना है, ठीक है। मैक्सिमम जितना एरियोला बेबी के मुंह में जाएगा उतना लैच अच्छा है। नाउ इट डजंट मीन कि पूरा एरियोला बेबी के मुंह में डाल देना है, बिकॉज सभी के एरियोलर साइज डिफरेंट होते हैं। तो हमें चाहिए कि बेबी अपना पूरा अच्छे से बड़ा मुंह खोले और बड़ा मुंह खोल के मैक्सिमम पार्ट ऑफ एरियोला अपने मुंह में ले, सो देन इट इज़ अ गुड लैच। गुड लैच के फायदे क्या होंगे? गुड लैच से ये होगा कि बेबी बड़ा मुंह खोल के लेगा तो उसको ज़्यादा मिल्क मिलेगा, उसका पेट अच्छे से भरेगा। अब ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है, तो जितना बेबी अच्छे से लेगा उतना नया मिल्क अच्छे से बनेगा। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मदर की जो निपल्स है वो बेबी के मुंह में एकदम डीप चली जाएगी। तो जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं सोर निपल्स हो गए, ब्लीडिंग निपल्स हो गए या पेन हो रहा है, वो नहीं होगा। सो लैच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगेन लैच जैसे मैंने बताया कि वो एक स्किल है, सो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे विद प्रॉपर टेक्निक यू विल मास्टर इट। डेफिनेटली। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है मॉम्स के दिमाग में कि इनफ
मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज दी बॉटल है या कप है, स्पून फीडिंग है, तो उसका एक मेजरमेंट रहता है जो हम देख सकते हैं, राइट। लेकिन इसमें तो कोई पता नहीं चलता, तो वो क्या क्राइटेरिया है जिससे हमें पता चले कि इनफ मिल्क प्रोडक्शन इज देयर? ओके, सी एक चीज होती है सब्जेक्टिव, मतलब हर एक के लिए वो वेरी करेगी, ठीक है। जो चीज मेरे ऊपर कुछ लागू पड़ रही है आपके लिए शायद अलग होगी, सो दैट इज सब्जेक्टिव। और एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव, मतलब वो सभी के लिए कॉमन रहेगी। तो हम कैसे असेस कर सकते हैं कि बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क इनफ है या नहीं, ठीक है। रूटीनली सब ऐसा ऑलमोस्ट सबके दिमाग में बैठ गया कि 20 मिनट ब्रेस्ट फीड लेना चाहिए, उसके बाद 2 घंटे सो जाना चाहिए। नाउ स्लीप एंड एपेटाइट is something which varies with baby to baby. In fact, which varies with individual to individual. मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए, शायद आप 6 घंटे में ही फ्रेश हो जाती होंगी, ठीक है। मुझे 4 मील्स चाहिए, शायद आपके लिए 2 मील्स इनफ होंगी, ठीक है। मुझे खाने में आधा घंटा लगता है, आपके लिए 10 मिनट इनफ होंगे। सो ये सारी चीजें सब्जेक्टिव है, सो ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो व्हाट वी गो विद इज ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये क्या है, मदर को ही सिखाना है, तो वो ही खुद असेस करे। तो सबसे पहले मदर को अपना लैच चेक करना है। तो जैसे हमने बात की, बड़ा मुंह खुला है बेबी का, अच्छे से एरियोला उसके मुंह के अंदर है, स्पेशली फ्रॉम द लोअर जॉ, ठीक है। तो दैट इज अ गुड लैच, और मम्मी को दर्द नहीं हो रहा है, मतलब लैच परफेक्ट है। अब लैच परफेक्ट है, सो बेबी को सक करना है और स्वॉलो करना है। नाउ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सी, मुझे नहीं चाहिए कि बेबी सिर्फ ब्रेस्ट पे अटैच होके सक 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 कर रहा है। उसका मेन काम क्या है, ब्रेस्ट में जो मिल्क है वो उसको ट्रांसफर करके अपने मुंह में लेके अपने सिस्टम में लेना है, ठीक है। सो बेबी शुड सक एंड स्वॉलो। तो आप अगर शांत रूम है ना, तो आपको वो घूंट का आवाज भी सुनाई देगा, आप देख भी सकते हैं, आपको सुनाई भी देगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ऑडिबल स्वॉलोज हो रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर बेबी दूध पी रहा है तो उसको यूरिन होना चाहिए। हम पानी पीते हैं तो हमका हमारा हाइड्रेशन मेंटेन है, तो वी यूरिनेट प्रॉपर्ली, ठीक है। तो सेम गोज फॉर बेबी। आफ्टर 7 days ऑफ लाइफ एटलीस्ट 7 to 8 गुड क्वालिटी गुड क्वांटिटी क्लियर यूरिन होना चाहिए, ठीक है। हर एक शब्द का एक अहमियत है। थोड़ा थोड़ा यूरिन कर रहा है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड। अगर क्लियर नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, मतलब उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। यस, जैसे गर्मियों में हम पानी पीते हैं तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। सो सेकेंड थिंग, यू हैव टू सी द यूरिन काउंट्स ऑफ द चाइल्ड। अब ये दोनों चीजें आप खुद ही घर पे देख सकते हैं, आपको क्लिनिक्स विजिट करने की जरूरत नहीं है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज वेट गेन। बच्चा अच्छे से ले रहा है, उसको अच्छे से मिल भी रहा है, तो फिर वेट गेन होना चाहिए। सो द आइडियल वेट गेन इज एटलीस्ट 30 grams पर डे। वंस 15 दिन के बाद जब बर्थ वेट वापस रीगेन हो गए, उसके बाद फर्स्ट 3 months तक एटलीस्ट 30 grams पर डे बेबी का वेट होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ वो 2 घंटे में फीड ले रहा है या 3 घंटे में ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है या 40 minutes ले रहा है, दैट यू नो लीव अप टू द बेबी। आप ये 3 चीजें देखो, ये 3 चीजें सही चल रही है, मतलब यू आर सॉर्टेड। हाँ, जैसे आपने बताया, वही क्वेश्चन अगेन आता है कि हाँ हर घंटे डिमांड करता है, या कोई कोई ऐसे कंप्लेन करता है कि पूरी रात मेरा बेबी सोता है, मेरी फ्रेंड का बेबी तो हर 2 घंटे पे डिमांड करता है, लेकिन मेरा बेबी तो उठता ही नहीं है। तो व्हाट इज द आइडियल गैप बिटवीन 2 फीड्स? सी अगेन, हम जो ये आइडियल की बात कर रहे हैं, ये आइडियल मैं रखूंगी उन बच्चों के लिए दोज हु आर फुल टर्म चाइल्ड, पहली चीज, ठीक है। सी प्रीटर्म है, लो बर्थ वेट बच्चा है, तो उसका पूरा मैनेजमेंट अलग हो जाएगा। हम ये जो भी बात कर रहे हैं, ये सभी चीजें अप्लाई करती है अ नॉर्मल फुल टर्म चाइल्ड, जिसको कोई कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या कोई मेडिकल इवेंट नहीं हुआ है, ठीक है। सो उसके लिए आई वुड से आप डिमांड फीडिंग करो, मतलब बच्चा जब मांगता है तब आप फीड कराओ, जितनी देर के लिए मांगता है उतनी देर के लिए फीड कराओ। आपने क्या देखना है, आपने देखना है आपकी लैच सही है, बच्चा ठीक से यूरिन कर रहा है। नाउ दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वो ओवरनाइट सो रहा है, पर पूरे दिन में उसने आराम से 8-10 times यूरिन कर दिया है, अच्छे से 8-10 times उसका ब्रेस्ट फीडिंग हो गया है, तो लेट हिम स्लीप। ओके, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी टाइप ऑफ वरी, राइट? नो, बट यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट द यूरिन काउंट्स, and when he is latching he's latching deeply, and he is adequately transferring milk or not.
So these two things you have to be sure about it. Once you are sure about this thing, rest it's okay. You go with demand feeding only. ओके डॉक्टर प्राची, आप हमें बताइए कि एक फीडिंग के टाइम पे दोनों साइड से फीडिंग करवाना चाहिए या एक साइड से फीडिंग करवाना एडवाइजेबल है, और अगर एक साइड पे करवाते हैं तो कितने टाइम तक करवाना चाहिए? ओके, सो हाउ आई वुड पुट इट इज कि बेबी के पेट में घड़ी नहीं होती है, वो अपनी इंस्टिंक्ट से फीड करता है। उसका पेट भर गया तो वो अपने आप ही छोड़ देगा, ठीक है ना। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको एक सेशन में दोनों साइड फीड करवाना है, ठीक है। मैंने बहुत बार ऐसे सुना है कि मदर्स को एडवाइस किया जाता है 15-20 मिनट राइट पे कराओ, फिर शिफ्ट करके 15-20 मिनट लेफ्ट पे कराओ। सो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है आपको स्विच करना। आप एक ही सेशन में एक ही ब्रेस्ट से भी बेबी आराम से फीड कर सकता है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि बेबी का लैच अच्छे से हो रहा है, आपको हर्ट नहीं हो रहा है, और बेबी अच्छे से दूध पी रहा है, कि आपको उसके स्वॉलोज या तो दिखाई दे रहे हैं या सुनाई दे रहे हैं। फिर आप नेक्स्ट सेशन में उसको दूसरा ब्रेस्ट ऑफर कर सकती है। जैसे आपने टाइम के लिए पूछा, सो इनिशियल डेज जो रहते हैं तो बेबी भी सीख रहा है फीड करना, ठीक है। सो अ बेबी कैन ब्रेस्ट फीड फ्रॉम 10 मिनट्स टू से 50 मिनट्स ऑल्सो, बट आपको ध्यान रखना है कि बेबी अच्छे से लैच करके मिल्क ट्रांसफर कर रहा है, मतलब ये नहीं हो रहा है कि सिर्फ वो सक कर रहा है, ठीक है। सो ऐसा कोई पर से टाइम फ्रेम नहीं है, और दूसरा कि ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है कि एक सेशन में दोनों ब्रेस्ट देने हैं। सो दैट वेरीज विद बेबी टू बेबी। ओके, अच्छा, वो ये ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के बारे में बहुत सुना है। व्हाट इज ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट? कैसे उसे बचाया जा सकता है? क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए और कैसे मतलब उसको मैनेज कर सकते हैं? सी, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट अगर सादी भाषा में हम बात करें तो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क ज्यादा भर गया है, सो दैट इज योर एंगोर्जमेंट, ठीक है। अब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन जब बढ़ता है 4-5वें दिन पे, तो सभी मदर्स को थोड़ा एंगोर्जमेंट फील होता है, ठीक है। पर अगर उस टाइम तक बच्चे ने अच्छे से लैच करना सीख लिया है तो क्या होगा, बेबी ही लैच करके मिल्क एक्सप्रेस करके मदर को रिलीफ दे देगा, ठीक है, एंगोर्जमेंट में से। दिक्कत कब आती है कि 4-4-5 डे तक जब ये मिल्क प्रोडक्शन एकदम बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, उससे उस टाइम तक अगर बेबी ने ठीक से लैच करना शुरू नहीं किया तो दिक्कत आती है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि प्रिवेंशन के लिए आप क्या करें कि भाई जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, नॉर्मल है या सिजेरियन है, ट्राई कि एज अर्ली एज पॉसिबल लैचिंग एस्टैब्लिश हो जाए, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव पार्ट है। सपोज इन कुछ रीजन से इंगॉर्जमेंट हो गया है, सो कई बार क्या होता है, इंगॉर्ज ब्रेस्ट जो है ना वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो बेबी उसको अच्छे से लैच नहीं कर पाता है। सो आपने क्या करना है, पहले थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर देना है। अब ये जो एक्सप्रेशन है शुरुआत के दिनों में आप हाथ से करेंगे तो भी इट इज फेयर इनफ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पंप ही चाहिए। अच्छे से प्रॉपर टेक्निक से अगर हाथ से करते हैं तो वो आपको दर्द भी नहीं करेगा और आपके ब्रेस्ट थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, और फिर आप सॉफ्ट ब्रेस्ट पे बेबी को अटैच करवा सकते हैं, तो रेस्ट ऑफ द थिंग बेबी ही ट्रांसफर करके ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट रिलीव कर देगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जब इंगॉर्जमेंट होता है सो रूटीनली हमने सुना है कि गर्म पानी डालें, गर्म पानी डालें ना। गर्म पानी से होता क्या है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। सो ऑलरेडी इंगॉर्ज ब्रेस्ट है, उसमें आप और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो दिक्कत करेगा। सो उस टाइम आपने हल्का सा आइस अप्लाई करना है और उसके बाद आपने अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क ऑन द इंगॉर्जमेंट पार्ट। ओके, अच्छा, बेबी के कौन सी एज तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए? ओके, सी द आइडियल रिकमेंडेशन जो अभी है वो आप सभी बॉडीज़ की देख लो, WHO ले लो, यूनिसेफ ले लो, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ले लो या अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। सो फर्स्ट 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। मैं स्पेशली ये इस टाइम पे ज़्यादा एम्फेसिस करूँगी फर्स्ट 6 मंथ्स, बिकॉज समर सीजन है अभी यहाँ पे, तो हम बहुत सुनते हैं कि भाई बहुत गर्मी है, बेबी को थोड़ा सा पानी दे दो, उसका गला सूख रहा है, होठ सूख रहा है। सो डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट 6 मंथ्स सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। आप चाहें तो आप फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड कराएं बेबी को। सो बेबी को ब्रेस्ट मिल्क के अंदर से वाटर भी मिलेगा और सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, जबकि पानी सिर्फ पानी है, इट इज़ नॉट एडवाइसेबल ऑल्सो। सो फर्स्ट 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। 6 मंथ्स के बाद, कंप्लीटेड 6 मंथ्स के बाद आप घर का खाना शुरू करें, द फैमिली फूड। उसके साथ साथ यू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग
एटलीस्ट टिल 2 years ऑफ एज। ठीक है, 1 से 2 साल का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें इम्यूनिटी फैक्टर सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा। और 1 से 2 साल का समय ही होता है जब बच्चे सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ओके। ठीक है, सो ये जो है एटलीस्ट टिल 2 years। ओके ओके। सम सुपर फूड्स टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन। ओके, सो अगर बात की जाए, मिल्क प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड और सप्लाई। जितना ब्रेस्ट के ऊपर डिमांड होगा उतना ब्रेस्ट ने सप्लाई करना है, पहली चीज। सो डाइट ले लो या मेडिसिन ले लो, ये सभी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है। दे वुड कॉम्प्लीमेंट मेन चीज। मेन चीज क्या है? बच्चा अच्छे से लैच कर रहा है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए नहीं, पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद मदर की बॉडी भी रिकवरी में जा रही है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि मदर इज एवरीथिंग, मतलब बहुत केयर होती है, और आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी सडनली वो शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग, द मेंटल एस्पेक्ट। वेयर इज द डाइट इज कंसिडर्ड, तो हम लोगों का जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो इंडिया तो डाइवर्स कल्चर है, तो सभी में अलग अलग ट्रेडिशन रहते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो मदर के लिए बहुत अच्छी हैं। तो जैसे गोंद हो गया, सौंठ हो गई, आपके नट्स हो गए, सीड्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई। ठीक है, तो सब्जियां जिसमें पानी वाटर कंटेंट ज़्यादा है, वाटर या योर फ्रूट्स जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। ग्रेन्स में आपका मिलेट्स हो गया, जैसे बाजरी है, रागी है, मक्का है, ज्वार है। सो ये बेबी के लिए, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेथी इज़ वेरी गुड, और गुजरात में हम लोग सुआ का इस्तेमाल करते हैं, डेल सीड्स, सो दे आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग लैक्टेशन। ओके, लास्ट थिंग, सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी किसी भी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है, तो अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क कौन से सप्लीमेंट्स एडवाइजेबल है, जैसे गाय का दूध या फॉर्मूला मिल्क, आप क्या सजेस्ट करते हो? सी, दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग, और एज एन हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप पेरेंट्स को सभी चीज़ों का प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं, बट अल्टीमेट कॉल उन्हें लेना है कि वो क्या देना चाहते हैं अपने बेबी को, राइट? ब्रेस्ट मिल्क इज बेस्ट। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपके पास कहीं से डोनर ह्यूमन मिल्क आपको मिलता है, सो दैट इज सेकेंड बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गो हेड विद। ठीक है, थर्ड थिंग इज ईदर फॉर्मूला और एनिमल मिल्क। नाउ फॉर्मूला मिल्क अलग से कुछ नहीं है, वो गाय के दूध में से ही बनता है, प्रोसेस्ड होता है। ठीक है, सो ईदर काउज मिल्क और फॉर्मूला मिल्क, दोनों के अपने एडवांटेजेस है, अपने डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, प्रोसेस्ड है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स और ये सब रहेगा फॉर्मूला में। काउज मिल्क अनप्रोसेस्ड है तो सामने उसका प्रोटीन उतना ही हार्ड टू डाइजेस्ट है। सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सो मेनी थिंग्स, फाइनेंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, बेबी को क्या सूट कर रहा है, सो देन यू हैव टू मेक अ पेरेंट्स हैव टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। Okay, Prachi, last thing, 5 key points from a lactation consultant. Okay, so what I would say कि आप जैसे अब प्रेगनेंसी होता है तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर डाइट, देन यू स्टार्ट डूइंग योर एक्सरसाइजेस, प्रीनेटल योगा करवाते हैं, गर्भ संस्कार करवाते हैं। साथ ही साथ लैक्टेशन भी इतना ही ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू लास्ट एटलीस्ट फॉर 1 year, और अगर आप एक्सटेंड करती है तो एटलीस्ट फॉर 2 years। सो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो, आप उसके लिए कुछ बुक्स रीड करें, और यू गेट एनरोल इन एन एंटीनेटल लैक्टेशन क्लास। आप सीखे, सी अल्टीमेटली ब्रेस्ट फीडिंग इज अ स्किल, सो कोई भी स्किल जैसे हमको सीखना रहता है, और देन प्रैक्टिस से आप उसको परफेक्ट करते हैं। सो वन थिंग इज दैट। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप अपना एक बर्थ प्लान बनाएं। ना व्हाट इज अ बर्थ प्लान, कि आप आप पूरा एंटिसिपेट करें कि अच्छा नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्रोग्रेस। सिजेरियन है तो ये ऐसे होगा। बर्थ प्लान के साथ आप अपने पास एक बर्थ अटेंडेंट रखें, समवन जो हमेशा पोस्ट डिलीवरी आपके साथ रहे, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 5-7 days आई वुड से। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज बस आप अच्छा खाएं, खुश रहें, सो दैट इज मोर देन इनफ। Okay, thank you so much, Prachi. Thank this you. is very insightful, right, viewers? So, this is all about breastfeeding. I must say,
एक बर्थ प्लान जैसे इन्होंने बताया, यू शुड प्लान। अगर आपके सर्कल में कोई न्यू मॉम है जो स्ट्रगल कर रही है या वुड बी मॉम है, तो डेफिनेटली लैक्टेशन कंसल्टेंट से एक कंसल्टेंट बुक तो होना चाहिए। सो शी इज द बेस्ट। एंड वन मोर टिप फ्रॉम माय साइड इज, सब कुछ कर लिया आपने, फिर भी किसी भी रीजन की वजह से अगर ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है, डोंट फील गिल्टी मॉम। यही एक तरीका नहीं है जो आपको बेस्ट प्रूव करता है। आप अपने बेबी के लिए हमेशा एक सुपर मॉम हो, हमेशा बेस्ट ही हो। तो कोई भी गिल्ट मत रखो अगर ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज डॉक्टर अमी, अ सर्टिफाइड गर्भ संस्कार ट्रेनर फ्रॉम डिवाइन 9 प्रेगनेंसी स्टूडियो। थैंक यू सो मच। हैप्पी पेरेंटहुड।